जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा और आज हमारे बीच बैठे हुए हैं विकास औलिया साहब। आज हम इनसे यह जानना चाहेंगे, चूँकि लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है जिसे हम लोग चुनाव के रूप में जानते हैं, तो इसी से संबंधित आज हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि अभी देखा यह जा रहा है औलिया साहब कि अभी ना तो कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है, क्योंकि अभी जो ये मौसम जो चल रहा है, यह चुनाव का मौसम चल रहा है और जितने जो नेतागण लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जितने जो नेतागण हैं वो आम लोगों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए अनेक प्रकार से उन लोगों के सामने में पेश करते हैं। कोई ये कहता है कि मैं ये फ्री दे रहा हूँ, कोई ये कहता है मैं ये फ्री दे रहा हूँ। तो हमारा यह प्रश्न है आपसे कि यूँ तो कहने का लोकतंत्र है, जिसे हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं, तो क्या इस लोकतंत्र में एक आम आदमी का जो जीवन है, क्या आपके नजरिए में सहज और सरल है? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? गोपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि ये बात इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। जहां तक आपने बात करी है कि एक आम जन जीवन का जो जीवन है, आपके एक आम व्यक्ति का जो जीवन है वो कितना सहज और सरल है, जी आपका ये प्रश्न है। जी तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र की यह एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकत है, एक आधार है, एक ताकत है कि हर व्यक्ति के पास समान अधिकार है। मैं शब्दों का खेल है, ये देखिएगा। जी जी बिल्कुल। लोकतंत्र के अंदर हमारे संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को लिखा और आज भारत दुनिया के अंदर एक बड़े लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। जी जी। हमारे संविधान के अंदर, इस लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर हर एक नागरिक को, मैं नागरिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता है। हर कोई नागरिक, सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं ना, तो एक नागरिक होता है। जी जी। ठीक है, बाद में जाकर के हर किसी की आइडेंटिटी उनके काम के अनुसार बदलती है। तो हमारे लोकतंत्र के अंदर ना हर किसी को समान अधिकार दिया हुआ है। ये लोकतंत्र की, हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आपको बताता हूं कि यही ताकत जो है ना, हमारे लोकतंत्र की कमजोरी भी है कि सबको समान अधिकार दिया हुआ है। क्योंकि इस दुनिया में ना, आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई है ना, तब से दो तरह के लोग रहते हैं। आप देखते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग पंडित जी से उसका ग्रह नक्षत्र दिखवाते हैं। तो कोई कहता है ये देव गण का है, तो कोई कहता है ये राक्षस गण का है। जी जी। तो देवगण और राक्षस गण, ये चीजें ना शुरू से आते आई है। अब जो देवगण के लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवन को ना एक आम जीवन की भांति सरलता से, सुगमता से, जितनी शांति से हो सके ना, हम व्यतीत करें, यानी सहज और सरल तरीके से जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल, जीवन को हम जिए। और जो राक्षस जन के लोग होते हैं, वो भी चूंकि इस देश के नागरिक हैं, तो जब सबको समान अधिकार दिया गया है तो उनको भी वो सारे समान अधिकार दिए गए हैं जो आपको है, हमें है। लेकिन वो अपने उस समान अधिकार का दुरुपयोग करके एक जो आम आदमी है, जो एक, जिसे आप देवगण की बात आपने कही है, इसी शब्द का प्रयोग अभी हम कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है ना अत्याचार शुरू कर देते हैं। और अत्याचार इस हद तक बढ़ जाता है, इस हद तक बढ़ जाता है कि एक आम आदमी की धारणा लोकतंत्र के प्रति ना डगमगानी शुरू हो जाती है, वो हिलनी शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि, आप सुनते होंगे अक्सर टीवी चैनलों पे ये चलते रहता है कि हम तो आम लोग हैं, हमारा क्या जीवन है। भैया, सबका जीवन हमारे संविधान ने समान लिखा है जी। फिर भी, और कहना भी वाजिब है, ऐसा होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने मालिक की बात है, ओशो की बात बताता हूँ। ओशो ने कहा है कि राजनीति जो है ना सर, राजनीतिक व्यवस्था जो हमारे देश की है ना, वो मकड़े के जाल की तरह है, जिसमें अमीर आदमी
बड़े आसानी से उसको भेद कर उसको फाड़ कर निकल जाता है, और गरीब आदमी कीड़े मकोड़े की भांति जो है ना उसी उसमें उलझ कर अपने जीवन को समाप्त कर देता है, उसकी जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो जाती है। लोकतंत्र का ये एक पहलू है जो कि लोगों के आस्था को ना कमजोर करता है। ऐसा नहीं है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता, इसे सुधारा जा सकता है। तो हमें आपसे यह जानना चाहेंगे सर कि इसमें तब्दीली कैसे आए, सुधार किस तरीके से हो? बिल्कुल, ये आपका एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, सुधार कैसे आया जाए। देखिए, मेरा ये मानना है ना कि सुधार के लिए ना सबसे पहली बात है ना कि लोकतंत्र की जड़ जो है, वैसे तो कहने के लिए आम जनता लोकतंत्र की जड़ है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखें ना सर, तो आम जनता 5 साल में सिर्फ एक बार जो है उसके पास ताकत आती है। बाकी पूरा 5 साल आप जो हमारे माननीय नेतागण होते हैं, ये ताकत उनके हाथ में होती है। वो 5 साल आप कुछ नहीं कर सकते इस लोकतंत्र के अंदर। सपोज कीजिए, एक उदाहरण के तौर पे, आज मैंने अपना वोट किसी भी ABCD किसी भी व्यक्ति को दे दिया। अब वो वोट प्राप्त करने के बाद किसी भी पार्टी में जाए, कुछ भी करें, मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं रह जाता है सर कि मैं उनको बोलूं कि सर मैंने आपको अपना वोट फलाने काम के लिए दिया था, फलानी पार्टी में रहने के लिए दिया था, आपने मेरी मर्जी के खिलाफ पार्टी बदल दिया है। ऐसा जनता के पास कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो सबसे पहली बात है, जब बदलाव की बात होती है ना, तो सबसे पहले तो हमारे नेताओं को सुधरना होगा सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ गोपाल जी कि आज भी हमारे देश के अंदर सिर्फ 5 नेता सिर्फ 3 महीने के लिए अगर अपने आप को ये प्रूफ कर देना सर, अपने आप के अंदर ये सोच ले, ये दृढ़ शक्ति अगर ठान ले कि मुझे 3 महीना एक नेता बनकर नहीं बल्कि देश का बेटा बनकर जीना है, यकीनन यह देश जो हम कहते थे ना कि सोने की चिड़िया है, भाई साहब, सोने हीरे जवाहरात सब कुछ हमारे देश के अंदर ना भरा पड़ा है। और हमारे देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा ना सर, फिर किसी को कोई टेंशन नहीं होगी सर। एक ऐसा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा ना सर। अभी क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं रोड पे, ट्रैफिक है, कोई नेताजी आए, ट्रैफिक हटाओ भाई, आम जनता मरते रहे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नेताजी जा रहे हैं, फलाना बाबू जा रहे हैं, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था लग जाती है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक नेताजी का जो बायोलॉजिकल ढांचा है, शरीर का जो बायोलॉजिकल गुण होता है, हाड़ मांस जो भी है, और एक आम व्यक्ति की, दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारे देश में दोनों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, संवैधानिक तौर पे संविधान में उनको ये दर्जा दिया गया है कि वो, मैं एक दिन देख रहा था पटना के गांधी मैदान में किसी बड़े नेता का गुजरना हो रहा था, नाम लेना उचित नहीं है, तो मैं क्या देख रहा था, बड़ी सी गाड़ी जो है ना रोड पे डस्ट धूल कण को मारने के लिए छिड़काव कर रही थी। क्यों भाई? नेताजी जाएंगे तो धूल कण ना उड़े। सर आप दिन में 4 बार गुजरो ना सर, आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा सर, अस्थमा का मरीज बन जाओगे सर आप। लेकिन जब वो व्यक्ति गुजरते हैं ना तो ऐसा होता है, आप ही के वोट से चुना हुआ वो व्यक्ति है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो नेता है, उसकी मेंटालिटी ऐसी है ना कि मैं नेता हूं, मुझे जनता ने चुना है। ये सोच बदलनी है नेताओं के अंदर। वो नेता नहीं, देश का बेटा बनकर जिस दिन सामने आ जाएंगे, देश का उद्धार हो जाएगा। तो सर मैं इस प्रश्न के माध्यम से, अभी जो मैं अगला प्रश्न आपसे करने जा रहा हूँ, इस प्रश्न के माध्यम से हम यह जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी भी आपने कहा कि 3 महीने के लिए कोई भी नेता जो है अपने आप को नेता न समझकर बेटा समझे कि मैं देश का बेटा हूँ, तो वो देश का बेटा समझेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए तो उनके खुद की जो आत्म चेतना है, उनकी खुद की जो चेतना है, उसको जागने की जरूरत है। आज मैं कैसे समझता हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ? मैं आपको एक छोटा सा बात पूछता हूँ गोपाल जी। जब हम बच्चे थे ना, तो मुझे याद है कि पहले प्राथमिक विद्यालय में गए, फिर उच्च मध्य विद्यालय में गए, उच्च विद्यालय में गए, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सुबह सुबह 3 बजे कोई दोस्त तो 2:30 बजे 2 बजे ही घर का दरवाजा नॉक कर रहा है, भाई उठो भाई उठो। क्यों उठो भाई? तो प्रभात फेरी लगानी है। देश के प्रति वो जुनून था सर। जब हम बच्चे थे तो सुबह 3 बजे से भारत माता की जय,
चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, देश की तमाम हस्तियां जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर किया उनका जय जयकार करते थे। लेकिन गोपाल जी एक बात और भी बताता हूँ, सच बोलो तो दुख हो रहा है बोलने में, लेकिन जो फैक्ट है उसे बदला नहीं जा सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले हमारी सरकार को एक अभियान चलाना पड़ा। उस अभियान का नाम क्या दिया गया? आजादी का अमृत महोत्सव। जी। अभी एक अभियान हमारे देश में चलाया गया कुछ दिन पहले, आजादी का अमृत महोत्सव। ऐसे तो इस अभियान के तहत बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कार्य को सम्मिलित किया गया, लेकिन उसमें से एक कार्य ये भी था कि हर कार्यालय को कई सारे शपथ लेने हैं कि हम अच्छे से काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार और ईमानदार रहेंगे। सर, जो बच्चा पूरी रात सोता नहीं था ये देखने के लिए कि सुबह उठेंगे तो भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, और आज वही दिन है सर कि लोगों को उनके अंदर जो है ना देशभक्ति का बीज जो है ना बीजारोपण करना पड़ रहा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है सर? बिल्कुल। अब मैं आपको पूछता हूँ, प्रश्न आप कर रहे थे अभी तक, जी जी। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि ये जो लोगों के अंदर बीजारोपण करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इससे जाहिर सी बात है यही साबित होता है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की कमी आई है। अभी पीछे बहुत सारे नारेबाजी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लगे, तो जाहिर सी बात है कमी आई है। ये कमी क्यों आई है आप बताइए मुझे। ऐसा है विकास जी कि इस कमी के पीछे भी हम लोग ही जिम्मेवार हैं। जैसा कि अभी आपने उदाहरण दिया कि आज से कुछ वर्ष पहले लोगों में एक जज्बा हुआ करता नहीं गोपाल, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। मैंने जब से ओशो को सुना है, ओशो को गुना है, ओशो की ध्यान पद्धति पे गया हूँ मैं, तब से मेरी एक आदत हो गई ना, किसी भी चीज को मैं एक्सपेरिमेंटल लेता हूँ, मैं उस पर प्रयोग करता हूँ। ये कहना कहीं से भी उचित नहीं है सर कि हम लोगों में कमी है। हम लोगों का मतलब आपका तात्पर्य जनता से था कि हम जनता की कमी है। सर मैं इस तरीके से आपको बतला रहा हूँ, इसे आप समझेंगे तो इसके बाद में फिर बताएंगे। जब 5 वर्ष में एक बार और एक दिन के लिए आम जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि आप जो आपके मत से जो चुनकर जाते हैं वही देश के को चलाने वाले होते हैं, संचालन करते हैं, तो जिस समय में आप चुनते हैं तो उस समय में आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? किसी ने आया पैसे का प्रलोभन दे दिया, किसी ने आया खिला पिला दिया। मैं ठेठ पे बात करना चाहता हूं ताकि हमारे उन भाइयों तक के हमारी यह संवाद पहुंचे जो हमारे समाज के सबसे निचले पायदान के सबसे अंतिम लोग हैं, अंतिम जन हैं, अंतिम व्यक्ति हैं। बंधुओं, मैं यह कहना चाहता हूं अपने इस प्रश्न के माध्यम से कि आज एन केन प्रकारेण चाहे जिस भी तरीके से हो, आप लोगों ने समाचार पत्र पढ़ा होगा, समाचार देखा भी होगा, आज कैसे कैसे कृत्य और कुकृत्य हो रहे हैं। तो इन सब के पीछे जिम्मेवार वो नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, इन सब के जिम्मेवारी का कारण आम पब्लिक ही है। क्यों? क्योंकि जब उनके ही हाथों में बागडोर है उसे चुनकर उस जगह तक पहुंचाने की, तो हमें चुनने के समय में यह दिमाग में इस बात को हर हाल में बसा लेना चाहिए कि उसका काम है वो तो हमें प्रलोभित करेगा ही करेगा, लेकिन मैं जिसे चुनने जा रहा हूं तो वो ऐसा होना चाहिए। एक सपोज छोटी सी उदाहरण देखिए कि एक अदना सा चपरासी के नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन खोजते हैं। सरकारें खोजती है कि कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए, साक्षर होनी चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, आदि आदि सब कैटेगरिया होते हैं ना, कैटलॉग्स होते हैं जो इनको पूर्ति करते हैं, वो उस पर जाते हैं। तो क्या जो देश को चलाने के लिए आपके पास में आए हैं, आपसे मत मांगने आए हैं, आपसे वोट मांगने आए हैं, क्या आपने कभी एक बार भी पूछा है कि आपके पास में एक्सपीरियंस क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ गोपाल जी, जनता को हम किसी भी स्थिति में ना जी, जनता को हम किसी भी स्थिति में दोष नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दोष दे सकते हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना सर, ये इंसान को वो कैसे सोचेंगे। आज आप कंप्यूटराइज दुनिया, स्मार्टफोन की दुनिया है, एक से एक मोबाइल फोन यूज करने के लिए कैसे सोच रहे हैं।
जब ये व्यवस्था आपके सामने रखी गई तब आपका उसमें दिमाग चला। सर, जो जनता देश की आजादी के लगभग 70 सालों बाद भी खुले में शौच करती रही और उसे कोई बताने वाला नहीं था कि इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, उस जनता से आप ये कैसे उम्मीद करते हैं सर कि इतना ही बड़ी बड़ी बातों को जनता खुद सोच सकती है? मैं यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं अब आजादी की बात आई है तो और जनता की बात आई है ना, तो ये भी आप समझ लीजिए कि जिस समय देश आजाद हुआ था ना सर, उस समय भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली थी जी, और बड़े बड़े नाम हैं सर। उस समय बैरिस्टर की डिग्री हिंदुस्तान में नहीं मिलती थी। तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदुस्तान से बाहर जाकर ही बैरिस्टर की डिग्री ले रहे थे। एक बैरिस्टर तो खुद हमारे संविधान के रचयिता है बाबा साहब। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गोपाल जी कि जब वो बैरिस्टर की डिग्री हिंदुस्तान से बाहर जाकर ले रहे थे तो क्या सर वहां जाकर के भी आप खेत में टट्टी करते थे क्या? सुनने में बड़ा शर्म, बड़ा अजीब महसूस होगा सर। देश में बदलाव कैसे होता है? आज आधार कार्ड का सिस्टम आया, मेट्रो ट्रेन का सिस्टम आया, ये सब इंडिया का सिस्टम नहीं है भाई। हमारे माननीय नेतागण बाहर गए, वहां देखे कि ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को, उस आइडिया को अपने देश में लाकर लागू किया। बिल्कुल। सर, जब उस समय आप वहाँ पे ब्रिटेन गए, अलग अलग देशों में जाकर के आपने बैरिस्टर की डिग्री ली सर, और वहाँ पे आपने देखा कि ये सुख सुविधाएं होनी चाहिए, घर के अंदर शौचालय होना चाहिए, तो अपने देश में आकर के 70 साल तक आप क्या झक मार रहे थे? दूसरी बात, और आज की सरकार, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं किसी सरकार का, किसी भी पार्टी का पक्षपात नहीं हूं सर, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस व्यक्ति के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के, इनके विजन का मैं धन्यवाद देता हूं कि ये आए तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाए। आप याद कीजिए, जिस समय इन्होंने अभियान चलाया था 2014-15 में, लोग कहते थे पागल है क्या, आया है तो इतने बड़े बड़े काम करने चाहिए, ये झाड़ू लगा रहा है, कभी किसी थाने में जाकर झाड़ू लगाने लग गया, कभी कुछ करने लग गया, इस तरीके की बातें लोग करते थे। और आज वही देश है सर, एक छोटा सा झाड़ू से शुरुआत हुई और आज गांव का, शहर का हर गरीब कस्बा, हर व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए शौचालय के अंदर जाकर के अपनी प्रतिष्ठा बचा रहा है और देश का नाम जो है एक स्वच्छ सिटी के अंदर शामिल कर रहा है। तो सर ऐसा है कि लोगों पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बोला ना कि कैसे देश का 5 नेता 3 महीने में बदलाव करेंगे। जी हाँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि देश परेशान किससे है सर। आज की तारीख में सर मुझे ऐसा लगता है कि देश में सबसे ज्यादा परेशानी जो है ना सर, वो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था से। जी बिल्कुल। प्रशासनिक व्यवस्था में खास करके पुलिसिया व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, इससे तो सब लोग त्रस्त हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे देता हूँ। बिल्कुल सर, आप समझेंगे और थोड़ा इस पर भी डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि हमारे जो भाई लोग देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, वो भी इस बात को समझेंगे और मंथन करेंगे। ऐसा देखा गया है कि एक अदना सा FIR लिखवाने के लिए जब कोई थाने में जाता है तो सबसे पहले तो उसे बिना काम के यूं ही 2 से 4 घंटे तक के बैठा दिए जाते हैं। ठीक है, अभी तो अखबार के माध्यम से भी हमें पता चला कि तो ऑनलाइन FIR का भी सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन ये मुझे लगता है कि केवल कागजी खाना पूर्ति का एक जरिया है और बहुत कम मात्रा में ही, और जो इसके बारे में जानकार है, जानकारी रखते हैं, उन्हीं लोगों का। और काम किन लोगों का होता है? या तो जिनके पास पैसे अधिक हो या जिनके पास पैरवियां हो। सर, इन लोगों के कार्य और चमत्कार इतने हैं ना कि अगर एक एक कार्य आप इनका बैठकर गिनवाने लग जाएंगे ना सर, तो सदियां बीत जाएंगी, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बिल्कुल। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। मैं अपने माननीय नेतागण को और अपने मित्रों को भी ये कहता हूँ कि आवाज उठाइए आप लोग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हमारे देश में इधर हाल फिलहाल में भाई। जी सर, एक और एहसान कर दो सर देश के ऊपर। ये पुलिस विभाग जो है ना सर, सबसे पहले तो इसका नाम बदलो सर। ये पुलिस नाम जो है ना सर, ये ब्रिटिश का दिया हुआ है और ब्रिटिश ने ये नाम शासन करने के लिए दिया था देश के ऊपर। मेरा ये सुझाव है सर कि इनका नाम जो है सेवक राम रख दो सर। पुलिस को सेवा दल रख दो और पुलिस वालों को सेवक राम बुलाओ।
ताकि इनको एहसास हो कि हम जो है जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। जैसे कि आपने राजपथ का नाम बदलकर कर्मपथ रखा। कर्मपथ रखा, बहुत तरीके से इनको ये एहसास हो। पुलिस बोलते ही इनके अंदर का जो है ना सर ब्रिटिश शासन जाग जाता है। इन्हें लगता है कि बाप रे बाप, मैं कितना बड़ा तोप खान हूं मैं। और आम लोग जो है दर्शकों इसी पुलिसिया तंत्र से परेशान है, हलकान है। बिल्कुल परेशान हर कोई है सर। देखिए, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पुलिस के बहुत सारे कंप्लेन आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। और आप ये भी यकीन मानिए सर कि पुलिस के जो कंप्लेन है ना सर, जब सैकड़ों घटनाएं घटती है ना पुलिस के द्वारा, तब कोई एक बिरला होता है जो त्रस्त होकर के हिम्मत करके पुलिस की कंप्लेन लिखाता है। जी जी जी। तो जो कंप्लेन है उससे कई गुना घटनाएं प्रैक्टिकली ज्यादा गुजर रही है। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र के ही माध्यम से यह पता चला कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप, हर थाने का जो इंचार्ज होता है उसको सप्ताह के एक दिन, बुधवार के दिन गांव-गांव में जाकर लोगों से मिलना है, बैठना है, बात करना है और समस्या अगर है तो उसका निराकरण और समाधान करना है। ये लगा कि शुरू में जो लागू किया गया तो 1-2 महीने तक के चले और फिर उसके बाद में वही ढाक के 3 पात वाली बात हो गई। आम पब्लिक डर से कोई कुछ बोलना चाहता नहीं और पुलिसिया तंत्र जो है इसी का फायदा उठा रहा है। सर, मीडिया कर्मी जो आवाज उठाते हैं सर, मीडिया का क्या काम है? समाज में जो भी हो रहा है वो दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम आवाज उठाते हैं सर तो हमें क्रश करने के लिए धमकी दी जाती है कि एफआईआर कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, ऐसे बोला जाता है। अब सर हमारा सिस्टम ऐसा है ना, हमारे अभी अब फिर मैं लोकतंत्र पे आता हूँ। जी जी। इस लोकतंत्र के अंदर लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है सर कि अगर आपके ऊपर एक एफआईआर हो गया तो आप लोगों की नजर में अपराधी हो गए। हालांकि मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय न्यायालय का, जिन्होंने की इस तरीके के लोगों से, इस तरीके के दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से आम जनता को, सबको बचा के रखा हुआ है। लेकिन सर इस तंत्र के अंदर ये एक प्रॉब्लम तो है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख है, धब्बा है लोकतंत्र के ऊपर कि ये व्यवस्था जो हम हेल्प मांगने के लिए जिसके पास जाते हैं वही हमें क्रश करना शुरू कर देता है। इन लोगों की बात जब आप सुनेंगे ना सर तो आपको लगेगा वहां पे पहुंचने के बाद कि कहीं मैं ही तो अपराधी नहीं हूँ। अभी मैं एक लेख लिखने वाला हूँ, उसका टाइटल है क्या मैं एक अपराधी हूँ? क्योंकि जब से मैंने लोगों के सेवा के लिए आवाज उठाना शुरू किया है, इन लोगों के द्वारा सर बहुत क्रश किया जा रहा हूँ। तो सर इसमें सुधार के लिए आपका विचार क्या कहता है? आप थोड़ा दो शब्द। सुधार के लिए देखिए सर, मेरा विचार ये है कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर जो छूट लोगों को दी गई है, मेरा ये मानना है सर निजी तौर पर कि छूट कुछ जरूरत से ज्यादा ही दे दी गई है। एक तुच्छा सा कोई सा भी छोटा से छोटा पदाधिकारी हो या आम जनता, हम लोग कोई भी हो, प्रधानमंत्री को हम लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है मेरे बाप, थोड़ी इज्जत से बात तो कर ले। दर्शकों, अभी जो चल रहा है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये जो नंगा नाच जो किया जाता है और किया जा रहा है, इस पर मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन सब चीजों पर शीघ्र नहीं, अति शीघ्र लगाम लगाया जाए। क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि जो उच्च पद पर आसीन हैं, जिनका अनुकरण पूरा देश करता है, पूरा विश्व करता है, पूरा विश्व करता है, आप उन्हें भला बुरा कहें, ये अधिकार आपको किसने दिया? अभद्र शब्द का प्रयोग करें आप, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? सर मुझे याद है, क्षमा कीजिएगा, मैं कांग्रेस सरकार में जो अभी लास्ट प्रधानमंत्री रहे हैं माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इन लोगों का नाम जब लिया जाता था ना सर, हम लोगों को जब बताया जाता था तो श्रद्धा से सिर अपने आप झुक जाया करता था। लेकिन एक ऐसा दौर आया उन्हीं के समय से ऐसा कार्टून वगैरह बना करके कभी पेपर तक में छापना शुरू कर दिया था लोग। नीचे में सिर्फ एक टाइटल जोड़ दिया, क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अरे भैया तेरे, ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं सर, कम से कम इनका तो मजाक मत उड़ाओ सर।
और मैं यही कहना चाहूंगा, अभिव्यक्ति की आजादी उतनी ही ठीक है जितना तक हमारे देश का सम्मान, आत्मसम्मान मेंटेन रह रहा है। और सबसे निवेदन करूंगा जो प्रशासन में है, जो सर ऐसा व्यवहार रखिए आप जनता के साथ, आप जनता के सेवक हैं, सेवक बनाए गए हैं, हमारे टैक्स से सर आपकी सैलरी जाती है, आपका घर चलता है सर। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि आप जनता के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि जनता के अंदर आपके प्रति द्वेष आए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आपके प्रति जनता के दिल में द्वेष आएगा ना सर, तो आपके प्रति द्वेष आने का मतलब है, प्रशासन के प्रति द्वेष आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तिरंगे के प्रति द्वेष लोगों के दिल में पनप रहा है और जन आक्रोश को, और वो जन आक्रोश का रूप ले रहा है। तो जिस तिरंगे के लिए हमारे विभूतियों ने अपनी आहुति दे दी, हंसते हंसते अपने जान को न्यौछावर कर दिया, उसका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है सर। इसलिए कृपया करके अगर आप अपने काम में सक्षम नहीं है तो कोई और काम कर लीजिए सर। देख लीजिए, आपके पास जबरदस्ती कोई काम थोड़े ना करवा रहा है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे टैक्स के पैसों से हमारे ही देश की दुर्दशा क्यों कर रहे हो सर? इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और खास कर करके शासन प्रशासन के लोगों से कि आपके लिए जो लोगों के बीच में जो छवि बन गई है, जब लोग कोई बोलता है कि गांव में पुलिस आई है तो लोग सीधे समझ जाते हैं अरे पुलिस आई है, पैसा लेगा, मामला रफा दफा कर देगा। और ऐसा कई बार हुआ भी है, देखा भी गया है, हमने भी देखा है, आप भी शायद इस बात को समझते होंगे। तो हम जो अभी बात जो बोल रहे हैं, इन बातों को आप आत्ममंथन करेंगे, क्योंकि आप उस समय को याद कीजिए जिस समय में आपकी सबसे पहले ज्वाइनिंग हुई होगी और उस समय में एक शपथ दिलाया गया होगा कि मैं भारत के संविधान के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करूंगा। बिल्कुल। क्या आप करते हैं? क्या आप कर रहे हैं? यदि नहीं तो आपको आत्ममंथन की जरूरत है।